गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे एक टॉपिक रहता है बैक्टीरिया की हेडिंग के हवाले से, जो बैक्टीरिया चैप्टर में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया एसटीबी पोर्शन के अंदर मौजूद है। 109 पेज पे अगर आप आएंगे कि हाउ टू कंट्रोल बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आजकल हम जो ये पेंडेमिक में चल रहे हैं, तो आपको पता है कि डिजीज की कंट्रोल के हवाले से मेनी स्ट्रेटजीज होती हैं। जस्ट ओनली जैसे ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, जैसे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के जरिए जो ट्रीटमेंट होती है ये किसी भी पेंडेमिक को या एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इनफ नहीं है। काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है जो हम अप्लाई करेंगे यकीनन तो डिजीज के ऊपर जैसे हम ओवरकम कर लेते हैं। इसी तरह से कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर पेज नंबर 109 पे मौजूद है कुछ पॉइंट्स हैं, एसटीबी की पॉइंट्स हैं। एसटीबी की पॉइंट्स है जिसमें नंबर 1 इज द ट्रीटमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है, बीमार है, तो यकीनन हम उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया की कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ये है कि जैसे आजकल जैसे कोविड है, तो मीन्स काफी सारे ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है, तो यानी उनको कोई कोविड नहीं हुआ है, बट उससे बचने की एक ट्रीटमेंट है जो डिजीज से बचने की, जो वक्त से पहले, डिजीज से पहले जो बचने की ट्रीटमेंट होती है उसे हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन। इस तरह की ट्रीटमेंट को हम कहेंगे प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। नंबर 3, जैसे कोई भी अगर पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसका कोई लाइफ साइकिल है तो उसको डिस्टर्ब किया जाए। लाइफ साइकिल मखसूस इस तरह से जैसे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर हर एक कोई पैथोजन होता है, उसी के अंदर उसकी एंट्री होती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। तो पैथोजन के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करने से मीन्स जैसे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है या बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। क्वारंटीन, जैसे ये बहुत ही कॉमन लफ्ज है जो आपने सुना होगा। जैसे अगर आजकल जैसे किसी पर्सन को कोई जैसे इन्फेक्शन होता है तो उसको अलग किया जाता है, जैसे आप सबको मालूम है कि उसको अलग रखा जाता है। हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड्स बनाए हुए होते हैं, तो आइसोलेशन, क्वारंटीन करना ताकि दूसरे जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है वो बच सके, इन्फेक्टेड पर्सन का हम इलाज कराएं, अनइन्फेक्टेड बच सकें। तो इस तरह की टेक्निक को हम कहेंगे क्वारंटीन कहते हैं, जो आजकल वेरी कॉमन है, आपने पढ़ा होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्वायर होस्ट। अगर कोई जैसे कोई भी पैथोजन होता है, से मीन्स उसकी जो इमरजेंस हुई है, अराइज हुआ है, कहाँ से उसका रिजर्वायर, अगर वो रिजर्वायर मिल जाए जहां से ये पैथोजन ओरिजिनेट हुए, अगर उस रिजर्वायर को जैसे हम खत्म कर दें। इन केस ऑफ मलेरिया, जैसे हम आमतौर पे एग्जांपल लेते हैं, मलेरिया की जब आउटब्रेक होती है किसी एक मखसूस इलाके के अंदर, तो हम यकीनन देखते हैं कि ये कोई ऐसा ही ऐसी जो चीज तो नहीं है, जैसे कोई पानी तो नहीं है, पूल तो नहीं है खड़ा जिसमें मॉस्किटोज आ रहे हैं, एग ले कर रहे हैं और मॉस्किटोज की तादाद बढ़ रही है, तो हम उससे हम कहेंगे ये रिजर्वायर है जहां से मॉस्किटोज बनते हैं, और मॉस्किटोज जैसे मलेरिया की स्प्रेड का सबब बन रहे हैं, तो हम इस ऐसे रिजर्वायर होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करें। इसी तरह से हेल्थ अवेयरनेस, जो यकीनन जैसे हम इवन फोन कॉल किसी पर्सन को करते हैं तब भी यानी एक मैसेज आता है कि कोविड के बारे में, जैसे अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें, या हैंड वॉश है, ये मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें जैसे हेल्थ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। कई सोशल मीडिया पे जैसे वीडियोस होती हैं, क्लिप्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, इलस्ट्रेशन होती है, पीपल को, मासेस को अवेयर करने के लिए, जैसे ये कैसे डिजीज होती है, इसको कैसे हम इनसे बच सकते हैं, जैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेते हैं, ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, तो ये सब हो हेल्थ अवेयरनेस के जरिए हुए। किसी पर्सन को किसी डिजीज का पता ही नहीं है किस तरह से ट्रांसमिट होती है, तो हम यकीनन जो से उस डिजीज से बच नहीं सकेंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे, मुसलसल हमारे इर्द गिर्द रहेगी। अगर सोशल अवेयरनेस जैसे होती है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हम देंगे, तो यकीनन डिजीज से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्विलेंस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम जैसे एक आजकल जैसे यकीनन आपने देखा होगा, शाम के वक्त पर डे जैसे डेली बेसिस पे हर एक शहर के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक प्रोविंस के अंदर आपने देखा होगा कि एक फिगर आती है कि भाई इतने हमने टेस्ट किए हैं, इतने इसमें पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, हॉस्पिटल्स में इतने बेड्स हैं जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं पेशेंट से, फिलहाल इतने पेशेंट्स हैं जिनकी जो है कंडीशन क्रिटिकल है, और ये इतने ठीक होके चले गए। ये एक सर्विलेंस सिस्टम कहलाता है। अगर किसी डिजीज का आउटब्रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ये ऐसा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमें रखना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कितनी स्पीड से ये डिजीज जो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है,
या डिजीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या इस डिजीज की ट्रीटमेंट हमारे जैसे कंट्रोल में है, तो सर्विलेंस सिस्टम होगा किसी भी डिजीज के बारे में। तो हम जो है बैक्टीरियल डिजीज या और भी वायरल डिजीज है या कोई और किस्म की डिजीज होती है, हम उसको जो है कंट्रोल करने में सर्विलेंस सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कितने न्यू पेशेंट तो नहीं आ रहे हैं। एक तरफ से डिजीज की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इतने उससे ज्यादा तादाद में अगर न्यू पेशेंट्स आते जाएंगे तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो यानी हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि न्यू पेशेंट्स हैं वो कम से कम हो। तो ये सारी चीजें जो है सर्विलेंस सिस्टम से ही हमें पता चलेगी कि किस तरह से जो हम इस डिजीज को हैंडल करें, कंट्रोल करें। आखिर में 8 और 9 नंबर पॉइंट है, जैसे स्टरलाइजेशन का मेथड है। स्टरलाइजेशन हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स की जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, खासतौर पे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो उसमें अगर उनको स्टरलाइज किया जाएगा यकीनन, तो खासतौर पे जैसे डेंटल सर्जरी के प्रोसीजर्स के अंदर बहुत ही कॉमनली जैसे स्टरलाइजेशन की इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन होती है। और भी सर्जरीज हैं तो जिसमें अगर स्टरलाइजेशन की जाती है तो उसमें किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का एक अच्छा तरीका होता है स्टरलाइजेशन मेथड के तहत। इसी तरह से एंटीसेप्टिक्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, या कीमोथेरेपी, अगर कोई इफेक्टेड इंडिविजुअल है या किसी भी लिविंग सरफेस पे अगर ऐसे मीन्स अगर जैसे पैथोजन के आने के चांसेस होते हैं, तो हम जैसे एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं, सैनिटाइजर्स हैं, इनसे हैंड वॉश कर रहे होते हैं, या एंटीबॉडीज के जरिए ट्रीटमेंट है जैसे आजकल चल रहा है आपको पता है, कि या कीमोथेरेपी के जरिए किसी लाइक टिश्यूज के अंदर जैसे उस पैथोजन को कंट्रोल करें। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी भी बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। एसटीबी में पेज नंबर 109 पेज पे ये मौजूद है। ठीक है, तो इसमें इतनी खास एक जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वाले इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, चंद एक पॉइंट्स हैं यकीनन जो आप नोट करेंगे। एक स्टूडेंट ने सिर्फ खास तौर पे मैसेज दिया था कि हमने तो पढ़ा नहीं है, तो आज हमने उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो है जाहिर है यकीनन हमारा जो है अब बायोडाइवर्सिटी के हवाले से एनिमल डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी यानी किंगडम एनिमलिया की जो फीचर्स हैं, और हमारे एसटीबी के लाइक हवाले से उसमें जो क्लासिफिकेशन भी है, अदर थिंग्स भी मौजूद हैं। बट जो पीएमसी का जो सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा, पीएमसी के सिलेबस में अगर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, इसका मतलब है कि एनिमल्स फाइला कितने हैं, जैसे एनिमल फाइला की फीचर है, उनके कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमें देखना है। ठीक है, इसी तरह से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जैसे लिखा हुआ है सिलेबस में, पीएमसी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स का मतलब है कि यानी फाइलम की फीचर्स, हर एक फाइलम की खास एक मखसूस जो फीचर्स हैं वही हमें डिस्कस करनी है। तो इसी हवाले से जो है ये किंगडम एनिमलिया की जो हेडिंग्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है किसी भी एनिमल को जब हम डिफाइन करते हैं या डेफिनेशन वाइज हम किसी भी एनिमल को देखते हैं तो उसकी चंद एक फीचर्स हैं, जैसे ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। कौन से हेट्रोट्रॉफिक है? इंजेस्टिव मोड ऑफ फीडिंग है, यानी टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड हम इंटेक करेंगे देन उसको डाइजेस्ट करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या जो भी ऐसी स्ट्रक्चर है जिनके अंदर उसकी फर्दर डाइजेशन का अमल होता है। तो सबसे पहले उसको फूड को हम इंटेक करते हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है। सेल वॉल नहीं होती है, मल्टी सेल्यूलर है। और इसी तरह से आपको पता है कि मोस्टली एनिमल्स आर मोटाइल, मोटाइल की मीनिंग होती है जो मूव कर सकते हैं, और काफी सारे चंद एक मीन से ऐसे थोड़े से भी हैं जो सीसाइल फॉर्म है, सीसाइल आर सीडेंट्री यानी के नॉट मूव, और बाकी मोस्टली जो एनिमल्स आर मोटाइल इन नेचर होते हैं। इसी तरह से चंद एक फीचर्स हैं, बहरहाल जो हम यकीनन डिस्कस करेंगे हर एक फाइलम की फीचर्स को। सबसे पहले आपके फाइला के जो नेम्स हैं वो याद होने चाहिए। फाइला के नेम्स अगर हम देखें पुराने, बहुत ही पुराने, जैसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले फाइलम प्रोटोजोआ को भी जैसे एनिमल किंगडम में रखा गया था। और आजकल आपको पता है कि प्रोटोजोआ किस में है, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर है। तो इसमें एनिमल्स हमेशा मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर नहीं होंगे। जैसे अमेबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इनको किसी दौर में एनिमल तस्वर किया गया था। बट जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर, कोई यूनिसेल्यूलर नहीं होते। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि एनिमल्स की फीचर के बाद जो है एनिमल की क्लासिफिकेशन है वेरियस फाइला के अंदर। तो उसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जाने से पहले चंद एक टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी है या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हाउ टू क्लासिफाई एनिमल्स, या एनिमल किंगडम को किस तरह से फाइला में, वेरियस फाइला के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो उस हवाले से टर्मिनोलॉजी है, एनटीबी एज वेल एज एसटीबी के अंदर ऐसे टर्म्स मौजूद हैं।
जिनको यकीनन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनटीबी के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हाउ टू क्लासिफाई एनिमल्स या एनिमल क्या होते हैं। उस हवाले से अगर आप देखें 190 पेज पे 19 पेज पे एनटीबी के अंदर एनिमल या ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा मीनिंग जो ब्रीद आर सोल। जैसे आई थिंक 1 या 2 साल पहले जैसे एसटीबी का एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, वो टेस्ट में आया था, वो पेज नंबर 191 पे ही है। जैसे ये 190 है एनटीबी का, 191 पे भी था कि यानी द मोस्ट कंस्पिक्यूअस ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा जो कंस्पिक्यूअस ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड जो है 191 एसटीबी के अंदर जो है 191 पेज पे एसटीबी में फर्स्ट लाइन के अंदर मौजूद है द मोस्ट कंस्पिक्यूअस ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे जो प्रोमिनेंट वाज़ेह ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। यकीनन जो इसमें ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वर्ड मीनिंग वाले भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से ये लफ्ज आप याद करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में जो एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी और ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, हर जगह पे रह सकते हैं, यानी वाटर में, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, इसी तरह से जो है फ्लाइंग भी है, इसी तरह से अदर एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं, तकरीबन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं। फ्री लिविंग भी है और पैरासाइट भी है। जैसे कि आपको पता है कि फ्री लिविंग की मीनिंग होती है कि उसकी इंडिपेंडेंट मोड ऑफ लाइफ होती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो पैरासाइट होते हैं यकीनन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। किस मकसद के लिए? जैसे आपने यकीनन जो पढ़ा है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, प्लेस टू लिव और रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, तो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। बहुत ही छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। आप जैसे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए पैरासाइट की डेफिनेशन आई थिंक ये कोई माना नहीं रखती है यकीनन। तो इसी तरह से दे मे बी मोटाइल, जो मोस्टली जो मोटाइल होते हैं, और फ्यू जो सीसाइल होते हैं। सीसाइल के लिए सीडेंट्री लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, अनदर टर्म है सीडेंट्री, सीसाइल और सीडेंट्री। क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसे ही टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, कोई लॉजिकल चीज नहीं है कि जैसे आप थोड़ा सा कहें कि हमें जो है थोड़ा ऐसा ऐसा करके पढ़ाए, हमने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, ऐसे चंद एक स्टूडेंट होंगे। यकीनन अब एंट्री टेस्ट का टाइम, डेट वगैरह बहुत ही क्लोज है, नजदीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि आपकी इनको फाइला की फीचर्स को जैसे एक गो थ्रू करके आपको जैसे टाइम दिया जाए, आप ताकि पढ़ सकें। ठीक है, यकीनन रेगुलर क्लासेस में इन पे हम ज्यादा फोकस देते हैं। ये तो जनरल फीचर्स हैं। ठीक है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम जैसे वर्म्स ओनली सीन विद द माइक्रोस्कोप टू ब्लू वेल्स। माइक्रोस्कोपिक यानी जो जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे एनिमल भी मौजूद हैं। द लार्जेस्ट जो एनिमल है ब्लू वेल है, बैलेनोपिट्रा, वो भी इस तरह से ये भी एनिमल है। एनिमल्स आर यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, दे हैव नो सेल वाले ऐसी जनरल पॉइंट्स हैं, एमए पॉइंट्स हैं, जो यकीनन आपने जैसे पढ़ी होगी। तो क्लासिफिकेशन के हवाले से जो लाइक हाउ टू क्लासिफाई एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो उसकी भी बेसिस है। जैसे हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसके सर्टेन बेसिस होते हैं, उन्हीं बुनियादों पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज, इसी तरह से नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी दैट इज द सीलोम, जो सीलोम के हवाले से भी है। इसी तरह से टिश्यूज जैसे 2 जर्म लेयर्स हैं और 3 जर्म लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपने सुना होगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज जैसे पैराजुआ और यू मेटाजुआ। पैराजुआ जिसमें ओनली सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और यू मेटाजुआ होता है, आपको पता है यू मेटाजुआ जिसके अंदर लाइक जो टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसी तरह से ये 3 जो मेन बेसिस हैं, क्राइटेरिया है, जिनकी बेसिस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज यानी पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ। नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, जैसे टिश्यू लेयर्स अगर 2 जर्म लेयर्स हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऐसे छोटे छोटे से टर्म्स हैं आपने जो पढ़े होंगे। टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी और सीलोम के हवाले से, एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है तो वो असिलोमेट है। एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फॉल्स कैविटी होती है, जिन्हें हम कहते हैं सूडोसिलोमेट कहते हैं। एक ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू सिलोमेट कहते हैं। तो यकीनन हम पढ़ेंगे कि यानी ये पैराजुआ और यू मेटाजुआ क्या है। दूसरे लफ्जों में पैराजुआ और यू मेटाजुआ किसे कहेंगे, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहेंगे। अनदर टर्मिनोलॉजी यानी जैसे असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं। मोर ओवर एक और भी टर्मिनोलॉजी है इसमें सिमेट्री के हवाले से,
एक जैसे एनिमल्स होते हैं असिमेट्रिकल होते हैं, दूसरे ऐसे भी कैटेगरी है जैसे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो होती है उन्हें हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो इनके अलावा सिमेट्री के बेसिस पे भी जैसे टर्म्स जैसे सिमेट्री के हवाले से भी जैसे क्लासिफिकेशन के मोड में ये आते हैं सिमेट्री के हवाले से। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यूज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यूज, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे फाइला भी हैं जिनके अंदर ओनली सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में है तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स है तो मल्टी सेल्यूलर, बट उनमें टिश्यूज नहीं बनते, उनमें आर्गन नहीं है, उनमें आर्गन सिस्टम नहीं है, जस्ट ओनली सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, उनकी एग्रीगेशन है, उससे जो उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है उनपे। तो ऐसे एनिमल्स का जो सब किंगडम होती है उसे हम कहेंगे पैराजुआ, जिसमें ओनली वन फाइलम है। पहला नंबर फाइलम जो है पोरीफेरा, सब किंगडम जैसे पैराजुआ में आता है। रिमेनिंग जो फाइला है एनिमल किंगडम की, जिसमें नाइडेरिया है, नाइडेरिया के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस है, एस्केलमेंथिस है, एस्केलमेंथिस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद कॉर्डेटा। रिमेनिंग फाइला जितने भी हैं वो सब यूमेटा हुआ है। ओनली वन फाइलम, नंबर वन फाइलम दैट इज द पोरीफेरा, वो है पैराजुआ, जिसके अंदर ओनली सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस टाइप के सेल्स है, उनकी एग्रीगेशन है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पैराजुआ। सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की मीनिंग है वेरियस टाइप के जो सेल्स हैं उनका एक मखसूस काम है। जैसे हम स्पंजिस में पढ़ेंगे पिन्नाकोसाइट, पोरोसाइट, कोनोसाइट, एमेबोसाइट्स। जैसे पोरोसाइट्स पोर फॉर्मिंग सेल्स हैं, पिनाकोसाइट्स जो एपिडर्मिस फॉर्मिंग सेल्स हैं, कोनोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, अमेबोसाइट्स डू ऑल सेल्स हैं, हर किस्म के जो है उसमें फंक्शन आगे जो सेल्स बन सकते हैं। तो बहरहाल इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जिनकी एक स्पेसिफिक मखसूस जो खास हर एक सेल का फंक्शन होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। दे आर असिमेट्रिकल, जैसे फाइलम पोरीफेरा है ये असिमेट्रिकल है, बाकी जैसे रिमेनिंग फाइला है उनमें आइदर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं या बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द स्पंजिस। स्पंजिस का जो फाइलम है यकीनन जैसे आप सबको पता है कि फाइलम पोरीफेरा से स्पंजिस का जो ताल्लुक है। तो नंबर वन फाइलम पोरीफेरा जो है ये पैराजुआ किंगडम में है। रिमेनिंग जितने भी फाइला हैं वो सब यूमेटाजुआ है। यूमेटाजुआ यानी सिमिलर सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू हाईली कोऑर्डिनेटेड यूनिट्स कॉल्ड टिश्यूज। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे यूमेटाजुआ के अंदर टिश्यूज हैं, आर्गन्स हैं, आर्गन सिस्टम भी है। टिश्यूज आर असेंबल्ड इनटू लार्ज फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड आर्गन्स। डिफरेंट आर्गन्स ऑपरेट टुगेदर आर्गन सिस्टम। तो रिमेनिंग जितने भी फाइला हैं एनिमल किंगडम के वो सब यूमेटाजुआ में, और बाकी ओनली वन फाइलम जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा का जो है पैराजुआ सब किंगडम आ जाती है। तो नंबर वन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज पे। अब हम आते हैं नंबर ऑफ टिश्यू लेयर पे आते हैं। टिश्यू लेयर के हवाले से एक एनिमल्स होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और दूसरे एक ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जब एग और स्पर्म की यूनियन होती है उसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। जाइगोट इज जस्ट वन सेल, सिंगल सेल, इसमें से एक मल्टी सेल्यूलर इंटायर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस सिंगल सेल जाइगोट से बनता है। तो यकीनन माइटोटिक सेल डिवीजन होंगी, क्लीवेजेस होंगी, मेनी सेल्स बनेंगे। सबसे पहले जो सेल्स एक राउंड बॉल ऑफ सेल्स मलबेरी लाइक एक शेप होती है जिसे हम कहेंगे मोर्यूला कहेंगे, जो शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, शॉर्ट लिव्ड स्टेज है यानी थोड़ी देर के लिए होता है। फौरन उसके बाद एक अनदर स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला कहते हैं, जिसके अंदर एक कैविटी होती है ब्लास्टोसील, इस वजह से ब्लास्ट्यूला हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। मोर्यूला इज जस्ट बॉल ऑफ सेल और ब्लास्ट्यूला होता है वो हॉलो बॉल ऑफ सेल होता है। वाई? बिकॉज उसके अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी का नेम होता है ब्लास्टोसील। उस ब्लास्ट्यूला स्टेज के बाद गेस्ट्यूला स्टेज है, गेस्ट्यूला स्टेज आता है जिसके अंदर इन्वेजिनेशन भी हो सकती है। तो इसी तरह से डिफरेंट सेल लेयर्स बनते हैं, आइदर टू सेल लेयर बनते हैं, टिश्यूज बनाएंगे, यकीनन सेल से आगे टिश्यूज बनेंगे। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर बनते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 3 जर्म लेयर कौन से होंगे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर 2 जर्म लेयर्स होंगे जो कौन से होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसी तरह से जो है ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें यकीनन आप देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक गेस्ट्यूला यानी जिसके अंदर गेस्ट्यूला स्टेज के अंदर एक अंदर कैविटी और स्पेस है जिसका नेम आर्केंट्रॉन है।
जो आउटर कवर है लेयर है उसे हम कहेंगे एक्टोडर्म, और जो इनर वन है, इनर वन जो होता है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म कहते हैं। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक गेस्टुला जो होगा यकीनन उसके अंदर आउटर वन इज एक्टोडर्म, मिडिल और इनर वन जो लाइनिंग पे होता है आर्केंट्रॉन की लाइनिंग पे होता है उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। अगर 3 जर्म लेयर्स होते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर जैसे 2 जर्म लेयर होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ये जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर्स जो है ये जो है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है, इन्हें हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक टिश्यूज कहेंगे। जैसे सेल से आगे टिश्यूज बनते हैं, इन्हीं टिश्यूज से आगे ऑर्गन्स बनेंगे, इन्हीं ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। डेवलपमेंट के दौरान ये गेस्टुला एक ऐसा स्टेज आता है जिसके अंदर जर्म लेयर्स होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर्स हैं तो उन्हें हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यू मेटाजुआ से रिलेटेड है, पैराजुआ से नहीं है। ये सारी जो है यू मेटाजुआ से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं। पैराजुआ है उसके अंदर जस्ट सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज किसमें यकीनन जैसे यू मेटाजुआ की डेवलपमेंट के दौरान ये होगा। और इसमें जैसे जैसे पोरीफेरा के बाद जैसे आपको पता है नेक्स्ट जो फाइलम है नाइडेरिया, और जिसे आप कहते हैं सीलंट्रेटा कहते हैं। ओनली सीलंट्रेटा जो है डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक का ओनली एक ही फाइलम है दैट इज कॉल्ड सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया के अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी फाइलम हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक फाइलम सिर्फ एक ही फाइलम है दैट इज कॉल्ड सीलंट्रेटा और नाइडेरिया। रिमेनिंग फाइला जितने भी हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है अप टू द फाइलम कार्डेटा, सारे के सारे जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक in नेचर है। कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। 3 जर्म लेयर्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज अगर होंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 जर्म लेयर्स ओनली एक ही फाइलम है, फाइलम सीलंट्रेटा और नाइडेरिया जो डिप्लोब्लास्टिक in नेचर है। ठीक है, इसी तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एक एनदर टर्मिनोलॉजी है। एनदर टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे हम सीलोम है या बॉडी कैविटी है उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले जैसे डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक की फीचर है हमारे एनटीबी बुक के अंदर जो डिस्कशन है उनको देखते हैं कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, जैसे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर्स ऑफ सेल्स, द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ओनली 2 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड सच एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीलंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें आगे आर्गन नहीं होते, ओनली एंड ओनली टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन होती है। देयर इज अ जेली लाइक मीजोगिलिया। जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो 2 होते हैं, 2 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं है, बट इन दोनों के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, सेल्यूलर लेयर नहीं, नॉन सेल्यूलर लेयर है, जेली जैसा होता है, इसका नेम होता है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया कोई सेल्यूलर लेयर नहीं है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेल्यूलर लेयर है, ये जस्ट एक जेली लाइक लेयर है जिसे हम कहते हैं, इस जेली लाइक लेयर को हम कहेंगे मीजोगिलिया कहेंगे। बिटवीन द 2 germ layers no specialized organ, a neuron net is also present. There is only one cavity called gastrovascular cavity with only one opening. There is the example of this animals are Cnidaria. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये सारी फीचर्स जो है फाइलम नाइडेरिया और सीलंट्रेटा के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ओनली दे हैव ओनली वन माउथ, माउथ के बाद एक गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलंट्रोन होती है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और उन दोनों के दरमियान नॉन सेल्यूलर मीजोगिलिया भी मौजूद है। तो ये सारी फीचर्स जो है वहीं पे भी डिस्कस है फाइलम नाइडेरिया के अंदर। मोरओवर यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की फीचर अलग से हेडिंग के अंदर भी डिस्कस है, बात वही सेम है, कोई नई चीज नहीं है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बीच में जैसे कुछ मसल फाइबर नर्व नेट भी होते हैं, तो ये यहाँ पे पॉइंट बताई गई है, यही सेम चीजें वहां पे फाइलम नाइडेरिया की फीचर्स में भी इंक्लूड है। इसी तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ 3 germ layer, कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। And after embryonic development, these layers into most triploblastic animals are not distinct as separately layers of cell, but are represented by the structure formed from them. जैसे एक्टोडर्म से अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, अलग आर्गन बनेंगे, मीजोडर्म से अलग आर्गन बनेंगे, एंडोडर्म से अलग अलग आर्गन बनते जाएंगे, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है। एक्टोडर्म से जैसे नर्वस सिस्टम बनता है, मीजोडर्म से मस्कुलर सिस्टम बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है, एंडोडर्म से कुछ जो है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बनते हैं। तो इसी तरह से जो हर एक जो लेयर होगा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का, ये जो लेयर है उसमें अलग अलग आर्गन बनेंगे। ये परमानेंटली ये ऐसे लेयर नहीं पड़े रहेंगे,
यकीनन डेवलपमेंट कंटिन्यू है, तो पहले सेल था, देन टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से आगे आर्गन्स बनते जाएंगे, आर्गन से आर्गन सिस्टम मिलेंगे और एक मल्टी सेल्यूलर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसके लिए यकीनन डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये यहीं तक यानी परमानेंटली नहीं रहेंगे कि ये एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म पड़े रहे, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दे एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जाहिर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम के भी है, इसी तरह से मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के यानी इसमें सेल्स टिश्यूज और स्पेशलाइज बनेंगे। जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे फाइला पढ़ते जाएंगे तो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइला बनते जाएंगे। शुरू में वेरी सिंपल एनिमल्स की फीचर्स होती हैं, बाद में जैसे हाईली डेवलप्ड फॉर्म आते जाते हैं। तो इसी तरह से जो शुरू में आप जैसे देखें पैराजोआ ओनली सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन, नाइडेरिया के अंदर जो है टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन, नाइडेरिया के बाद प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू द कार्डेटा फाइलम है, उन सब के अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्स डेवलप होती जाएंगी और लाइफ जो है वेरी सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो लेवल है सीलोम की लेवल है कि सीलोम किस तरह से बनता है। तो जैसे ये यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कल आपको ये ऐसी की पॉइंट्स मिल जाएंगे यकीनन, तो आप उसमें देख लेना। बट यहाँ पे एक ट्रिप्लोब्लास्टिक की ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिप्लोब्लास्टिक 3 जेम लेयर वगैरह, तो इतना खास कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम आते हैं सीलोम की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सिमेट्री एंड देन सीलोम। सिमेट्री की मीनिंग ये होती है, जैसे अगर हम थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन देख लें तो आसान रहेगा। सिमेट्री की मीनिंग होती है कोई भी बॉडी अगर किसी भी एनिमल की है तो उसको डिविजिबल प्लेन क्या है, उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में या नहीं। जैसे एक मीन्स अगर ऐसी कोई भी लाइन हो ना हो जिसके जरिए हम बॉडी को डिवाइड कर सकें तो उसे हम कहेंगे असिमेट्रिकल एनिमल। सच एनिमल्स आर कॉल्ड असिमेट्रिकल एनिमल। असिमेट्री यानी कोई भी ऐसी एंगल नहीं है जिसमें अगर हम उस राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर हम डिवाइड कर सके, ऐसी कोई लाइन डिवाइड करने के लिए नहीं है। तो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स जो है ओनली एक ही फाइलम है जिसमें लाइक जो असिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, यानी जिसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको हम राइट लेफ्ट साइड या इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकें। इसी तरह से रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स रेडियस के जरिए, जैसे रेडियस के जरिए हम जो है एक से ज्यादा बराबर पार्ट्स में किसी भी एनिमल को हम डिवाइड करें। जैसे ये एक नाइडेरियन है, सी एनेमोन की तस्वीर है। इसी तरह से इसमें यहाँ पे इस तरह की सिमेट्री के अंदर एक फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा और दूसरा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ओनली 2 ऐसे फाइला हैं जिसके अंदर जो है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स वाली फीचर, यानी उनकी बॉडी को रेडियस के अकॉर्डिंगली जैसे हम मेनी पार्ट्स में जैसे डिवाइड इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्टार फिश है, स्टार फिश आपको पता है कि पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है और हर एक जैसे लाइक आर्म के हवाले से हम इसको 2 बराबर पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर सकते हैं रेडियस के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। बाकी रिमेनिंग जो फाइल है वो सारे बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। जैसे ये गोट है, अगर गोट है, लिजर्ड का एग्जांपल ले लें, फ्रॉग का एग्जांपल ले लें, बर्ड का एग्जांपल लें, एक इमेजिनरी लाइन के जरिए अगर हम इसको कट करेंगे तो एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल पार्ट्स होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। जैसे अगर हम जैसे कोई बर्ड है या मुर्गी वगैरह उसको जैसे बिल्कुल सेंटर में मिड लाइन पे अगर कट करेंगे तो एक राइट साइड बन जाता है, बिल्कुल उस जैसा एक लेफ्ट हाफ हो जाता है। ऐसे एनिमल्स की जैसे हवाले से उसे हम कहेंगे बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, यानी उनकी एक ऐसी मीडियन एक्सिस मौजूद है जिसके जरिए अगर हम कट करेंगे एनिमल को तो एक राइट साइड बन जाएगा और दूसरा लेफ्ट साइड बन जाएगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो इसमें बाकी रिमेनिंग जैसे 3 फाइला के अलावा बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो सब जो है रिमेनिंग कौन से फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट लें, प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके बाद एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, सब बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। होपफुली इसकी प्लान के अकॉर्डिंगली आपने जैसे थोड़ा सा समझ लिया होगा। जस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो नंबर इकाइनोडर्मेटा कार्डेटा से पहले आता है, तो ये जो है 3 फाइला के अलावा रिमेनिंग ये जितने भी फाइला होंगे वो सब बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे, बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे, बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। अगेन ये और भी है, जैसे ये एक आर्थ्रोपोड है उसको जैसे क्रॉस किया गया, जैसे ये इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे एक राउंड एक जैसे
कोई एक ऐसा जैसा पॉट है, तो जैसे ये राउंड है, जैसे आप देख रहे हैं इस राउंड पॉट को, जैसे टब वगैरह है, तो उसको एक से ज्यादा एक्सिस के जरिए जैसे राउंड चीज को हम जो इक्वल पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री है। इसी तरह से अगर इसको इस इंस्ट्रूमेंट को जैसे अगर बिल्कुल सेंटर है उससे कट करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री है, ये रेडियल है। इस सिमेट्री को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, ये है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री है। इलस्ट्रेशंस हैं, तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन वाइज विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल की तरफ आएंगे। तो मोर ओवर और भी इलस्ट्रेशन पहले देख लें, उसके बाद यकीनन हम अपने टेक्स्ट पे आएंगे। तो यानी नन की मीनिंग है इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। फाइलम जो है, पहला फाइलम पोरीफेरा, सेंट्रल एक्सिस जैसे रेडियल सिमेट्री के जरिए जैसे अगर हम पार्ट्स में बराबर जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो केक की तरह जैसे, तो वो यकीनन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाएंगे। और बायलेटरल सिमेट्री ओनली एक वन कट के जरिए लेफ्ट राइट साइड में अगर किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं तो इसे हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, लेफ्ट और राइट साइड में। तो इस एनिमल, इस तरह की सिमेट्री को हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो अब हम जैसे इसकी जो टेक्स्ट की फॉर्म में देखते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिमेट्री, but subkingdom Eumetazoa are divided into grade Radiata and Bilateralia। ये नए टर्म्स हैं जो एसटीबी में नहीं है। रेडिएटा मींस रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, और बाकी जैसे ये बायलेट्रिया, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। जैसे दो यानी कौन से, यूमेटाजुआ, यूमेटाजुआ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यूमेटाजुआ जैसे पैराजुआ और उसके बाद यूमेटाजुआ, उसके हवाले से बाकी जैसे ओनली एक ही जैसे फाइलम है, जैसे पैराजुआ उसके अंदर पोरीफेरा है, वो तो असिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। तो रेडिएटा के अंदर इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्रिकल हैविंग टॉप एंड बॉटम एंड सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन स्पोक आर रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि कॉलम या बीम की तरह अगर एक से ज्यादा पार्ट्स अगर एक्सिस में कट करेंगे तो बन जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है। जेलीफिश का एग्जांपल है, सी एनेमोन है, एडेप्टेशन फॉर सिसाइल लाइफ। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो है सिसाइल एनिमल्स होते हैं। इसके मुकाबले में बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल प्लेन थ्रू मिड लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इनटू रफली इनटू द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। जैसे वॉल लिजर्ड है, उसको अगर हम राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर हम बिल्कुल मीडियन एक्सिस के जरिए कट करें तो एक राइट साइड और दूसरा जो लेफ्ट साइड है उसमें हम इक्वल पार्ट, सेम पार्ट्स के जरिए डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। मिरर इमेज होंगे, हैविंग मिरर इमेज, राइट साइड और लेफ्ट साइड एक दूसरे सेम होंगे, सिमिलर होंगे, मिरर इमेज की तरह होंगे। फ्रंट एंड, एंटीरियर एंड, आगे जो फ्रंट एंड होगा एंटीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड जनरली उससे टेल कहते हैं। एंटीरियर एंड में हेड रीजन होगा, पोस्टीरियर एंड में जनरली टेल रीजन भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। देयर आर वेल डिफाइंड डार्सल एंड वेंट्रल सरफेस, यानी जैसे बैक साइड होती है उसे हम कहेंगे डार्सल सरफेस। जैसे हमारी ये बैक साइड है इसे हम डार्सल सरफेस कहेंगे, ये बॉटम वाली साइड है इसे हम वेंट्रल साइड कहेंगे। तो जो भी बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल होगा उसकी एक बैक साइड जैसे डार्सल सरफेस कहेंगे, वेंट्रल साइड वेंट्रल सरफेस है, ये साइड्स हैं उन्हें लेटरल्स कहते हैं या साइड्स कहते हैं। बहरहाल ये एंटीरियर एंड होगा, हेड रीजन होगा, और पोस्टीरियर एंड होगा उसे टेल रीजन कहते हैं। इसी तरह से इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्मेटा आपको पता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, बट इसकी जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे बाय द वे एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बट इकाइनोडर्म का जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। And adult secondarily develops radial symmetry. All the animals include grade bilateralia are triploblastic and considered as adaptation to motility. जैसे रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं वो सिसाइल मोड ऑफ लाइफ उनके हवाले से एडेप्टेशन है, और जैसे कि बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं ये जैसे मोटिलिटी यानी मूवमेंट या जिनमें लोकोमोशन होती है उनके हवाले से जो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स की फीचर होती है। तो ये थोड़ी सी एडिशन है जो एसटीबी में नहीं थी, एनटीबी में है। अब जैसे हम सीलोम की तरफ आते हैं कि व्हाट इज सीलोम या बॉडी कैविटी, जो हमने तीसरी जो कैटेगरी देखी थी उसके अकॉर्डिंगली जैसे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है सीलोम के हवाले से। तो सीलोम जैसे एक स्पेस और गैप होता है, सीलोम एक कैविटी है, सीलोम दैट इज कैविटी स्पेस और गैप, स्पेस और गैप जो होता है बॉडी के अंदर उसे हम कहते हैं सीलोम कहते हैं।
इस हवाले से 3 कैटेगरीज है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की फीचर है। सीलोम इज द फीचर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो उसमें एक ऐसे एनिमल की कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं असिलोमेट। अ रेफर्स टू नो, यानी कोई गैप, स्पेस और कैविटी नहीं है। जैसे अगर हम इसको सबसे पहले इलस्ट्रेशन को अगर देखें तो आसानी होगी कि असिलोमेट क्या है। जैसे असिलोमेट एनिमल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म से स्टार्ट होते हैं। असिलोमेट एनिमल्स प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म से स्टार्ट होते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है, दैट इज द डाइजेस्टिव कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाहर जो फोरन जो होता है वो एंडोडर्म होता है, ये एंडोडर्म लेयर है। और इसी तरह से आउटर वन इज द एक्टोडर्म, इनके दरमियान जो है ये मेसोडर्म है। तो यानी कोई भी स्पेस और गैप और कैविटी नहीं है। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहेंगे, यकीनन हम कहेंगे असिलोमेट एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो स्पेस, नो गैप, नो कैविटी। तो प्लेटीहेलमिन्थेस ओनली वन फाइलम है जिसके अंदर कोई भी ऐसा स्पेस और गैप नहीं, क्योंकि ये सीलोम इज द फीचर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट होते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर ऐसी कोई भी स्पेस, गैप और कैविटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम जो एस्केलमेंथेस आता है, फाइलम एस्केलमेंथेस ओनली वन फाइलम है जो जैसे सूडोसिलोमेट है, जिसे जनरली राउंड वर्म्स कहते हैं। स्पेस और गैप मौजूद है, सूडोसिलोम मौजूद है, फाल्सिलोम मौजूद है। किसके दरमियान? ये जैसे देखें डाइजेस्टिव कैविटी के लाइनिंग पे सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म। और ये जो है मेसोडर्म। एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान एक स्पेस और गैप मौजूद है। इस स्पेस या गैप को हम कहेंगे सूडोसिलोम। इसका अभी सूडोसिलोमेट एनिमल ओनली वन फाइला है, दैट इज एस्केलमेंथेस। राउंड वर्म्स, निमेटोड की कैटेगरी आती है, वो सिर्फ जिसके अंदर सूडोसिलोम है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है जैसे यकीनन ट्रू सिलोमेट है। ट्रू सिलोम कैसे बनता है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा, और उसके बाद एक स्पेस और गैप बनेगा। इस स्पेस और जैसे ये मेसोडर्म है, जैसे ये रेड कलर का जो एरिया जो मेसोडर्म है, इसकी स्प्लिटिंग की वजह से ये स्पेस और गैप बना है। और इस स्पेस या गैप को हम कहेंगे सीलोम कहेंगे। ये ट्रू सीलोम है। जैसे सेंटर पे ये डाइजेस्टिव कैविटी है, लाइनिंग पे एंडोडर्म है, ये सारा रीजन है मेसोडर्म है, और ये एक्टोडर्म है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से, डिवीजन की वजह से एक स्पेस और गैप बनता है, जिसे हम कहेंगे ट्रू सीलोम कहेंगे। ये ऐसा सीलोम अगर होगा तो यकीनन उससे हम कहेंगे ट्रू सीलोमेट कहेंगे। ऐसे एनिमल को हम कहेंगे ट्रू सीलोम कहेंगे। तो सीलोम किसकी फीचर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस वो क्या है, सूडो वो असिलोमेट है। एस्केलमेंथस क्या है? सूडोसिलोमेट है। एस्केलमेंथस से आगे जितने भी हैं, आगे जितने भी फाइला आएंगे एनिमल्स के, वो सब ट्रू सिलोमेट है। आगे कौन से हैं? जैसे नेक्स्ट एस्केलमेंथस के बाद जैसे एनेलिडा है, एनेलिडा के बाद मोलस्का है, मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। ये जो आगे 5 फाइला जो बचेंगे, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा, यकीनन ये सब जो है ट्रू सिलोमेट है, जो जिनके अंदर ये यकीनन मेसोडर्म की स्प्लिट की वजह से कैविटी, गैप और स्पेस बनता है। तो ये सेम फीचर्स जो है टेक्स्ट फॉर्म में भी मौजूद है। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब इज प्रेजेंट। इससे हम कहेंगे सीलोम कहेंगे। दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम। Asilomate refers to no body cavity between the digestive tract and the outer body wall। ऐसे एनिमल्स को असिलोमेट कहेंगे। और इसमें मेसोडर्म इज टाइटली पैक्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इस वजह से कोई गैप नहीं होता। प्लेटीहेलमिन्थेस आर फ्लैटवर्म, ओनली वन फाइलम है। सूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी है किसके दरमियान? मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान है, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान है। और इसे हम कहेंगे सूडोसिलोम और फॉल्स कैविटी। और इसमें जैसे ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे सूडोसिलोमेट्स। और इसका एक ही फाइलम है, दैट इज एस्केलमेंथस, या जिसे नेमाटोडा भी कहते हैं, राउंड वर्म्स भी कहते हैं, वो जो है सूडोसिलोमेट की कैटेगरी में। सिलोमेट बॉडी कैविटी फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ विद इन द मेसोडर्म। स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म उससे होगा, लाइन मेसोडर्म से, और उससे हम कहेंगे ट्रू सिलोम कहेंगे। और सिलोमेट ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम कहेंगे जिनमें ट्रू सिलोम है तो सिलोमेट एनिमल कहेंगे। फ्लूइड होगी तो उसे हम कहेंगे सिलोमिक फ्लूइड। सच फ्लूइड इज कॉल्ड एज सिलोमिक फ्लूइड। स्पेस के अंदर फ्लूइड होगी। एनिमल्स विद ट्रू सिलोम आर कॉल्ड एज सिलोमेट। और एनेलिडा टू कार्डेटा, एनेलिडा से लेकर आगे कार्डेटा तक सारे जो है सिलोमेट है। एनेलिडा से लेकर कार्डेटा। एनेलिडा के बाद कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा।
ये सारे जो है ट्रू सिलोमेट है। ठीक है, होपफुली कैटेगरीज इनको आप याद करते जाएंगे। आखिरी एक कैटेगरी है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। ये हमारे एसटीबी में अलग हेडिंग भी दी गई है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट के दौरान इस तरह से अमल होता है, जैसे शुरू में जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होती है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है तो जस्ट पहले मोर्यूला स्टेज बनता है, मोर्यूला देन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद जब गेस्टुला बनता है तो एक इन्वेजिनेशन का अमल होता है। इन्वेजिनेशन की मीनिंग होती है कि जैसे इनवर्ड मूवमेंट होती है, जैसे सेल्स की जो है इनवर्ड मूवमेंट होगी, जब इनवर्ड मूवमेंट होती जाएगी तो यानी पूरी अंदर एक स्पेस और कैविटी बनती जाएगी, और इस कैविटी और स्पेस को हम कहेंगे आर्केंट्रॉन, और ये जो ओपनिंग जो यहाँ पे बन जाएगा, इससे ओपनिंग को हम कहेंगे ब्लास्टोपोर कहेंगे। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, और ये जो कैविटी होगी इसे हम कहेंगे आर्केंट्रॉन कहेंगे। ये जो आगे फ्यूचर जो है फ्यूचर गट बनेगा, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा, आर्केंट्रॉन से बनेगा। जो ये जो ओपनिंग बना है, इस ओपनिंग का नेम है ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर की फेट के अकॉर्डिंगली आइदर प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। जैसे आपको पता है कि अभी आपने जैसे पढ़ा है कि 5 ऐसे फाइला है जो मीन्स सिलोमेट फाइला, ये फेट ऑफ ब्लास्टोपोर जैसे प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, ये जो है यकीनन जैसे अभी हमने पढ़ा है सिलोमेट एनिमल्स की फीचर है। सिलोमेट एनिमल्स की 5 कैटेगरीज हैं, 5 फाइला हैं, जिसमें 3 फाइला जो प्रोटोस्टोम की तरफ आएंगे और रिमेनिंग जो 2 फाइला होंगे वो ड्यूटेरोस्टोम होंगे। तो प्रोटोस्टोम कौन से, जिसमें ब्लास्टोपोर से जो है ब्लास्टोपोर से माउथ बने, ब्लास्टोपोर से डेवलपमेंट के दौरान जब माउथ बनता है तो उससे हम कहेंगे प्रोटोस्टोम। सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोमेटा। प्रोटो लफ्ज की मीनिंग होती है फर्स्ट एंड स्टोमा लफ्ज की मीनिंग होती है माउथ, यानी पहला जो ओपनिंग था ब्लास्टोपोर, उस ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए डेवलपमेंट के दौरान तो उन्हें हम कहेंगे प्रोटोस्टोमेटा। और ऐसे कितने फाइला है, ऐसे फाइला जिसमें ये एनेलिडा आ जाता है, एनेलिडा के बाद ये मोलस्का आ जाता है, मोलस्का के बाद जो है आर्थ्रोपोडा आ जाता है। ये 3 जो फाइला है आर्थ्रोपोडा तक जो है ये यकीनन जो है ये प्रोटोस्टोमेटा है। रिमेनिंग जो 2 फाइला है कौन से हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा या जो कार्डेटा फाइला है, ये ड्यूटेरोस्टोमेटा है। ड्यूटेरो लफ्ज की मीनिंग होती है सेकंड, ड्यूटेरोस्टोमेटा। ड्यूटेरो लफ्ज की मीनिंग होती है सेकंड ओपनिंग, यानी ये जो ब्लास्टोपोर है इसमें ड्यूटेरोस्टोमेटा में ब्लास्टोपोर से एनस बनेगी, ब्लास्टोपोर से एनस बनती है तो ये ड्यूटेरोस्टोमेटा, ब्लास्टोपोर से जब माउथ बनता है डेवलपमेंट के दौरान तो ये प्रोटोस्टोमेटा बन जाते हैं। कौन से इसमें जो फाइला होंगे ड्यूटेरोस्टोमेटा में, हमारे एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एक इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा है, बट आप इन दोनों के दरमियान एक और अनदर फाइलम को भी हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा भी ड्यूटेरोस्टोमेटा है। हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा ये सारे ड्यूटेरोस्टोमेटा है। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा जो है प्रोटोस्टोमेटा है। ठीक है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, सिलोमेट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूटेरोस्टोमेटा. These 3 groups reflect main line of evolution based on their pattern of early development. During early development, the embryo consists of a little ball of cells called the blastula. जैसे हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है कि पहले जाइगोट होता है, सिंगल सेल होता है जिसके अंदर बॉल ऑफ सेल बनता है, मोर्यूला शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद फोरन बेस्ड ब्लास्टुला आ जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स मूव इनवर्ड टू फॉर्म ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोपोर, उसके बाद इनवर्ड सेल्स मूव करेंगे, एक ओपनिंग बनेगा, यकीनन उससे हम कहेंगे ब्लास्टोपोर कहेंगे। In most mollusks, annelid and arthropod, this opening becomes mouth. जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इस ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है तो ये प्रोटोस्टोमेटा की कैटेगरी में आएंगे। एंड these animals are called the protostoma, stomata or stomes. ग्रीक वर्ड है प्रोटो, लफ्ज की मीनिंग है फर्स्ट, स्टोमा रेफर्स टू माउथ, यानी ब्लास्टोपोर से माउथ बना। इसी तरह से इकाइनोड्रम्स एंड कार्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर ब्लास्टोपोर से जो है एनस बनता है, और देन जो है लेटर ऑन जो है अनदर साइड पे जो ओपनिंग होगा उससे माउथ बन जाएगा। तो इस तरह के एनिमल्स को हम कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स कहेंगे। ड्यूटेरो लफ्ज की मीनिंग ही सेकंड होती है, स्टोमा की मीनिंग होती है दैट इज द माउथ। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन के टर्म्स हैं। और अब हम जो जैसे लाइक नंबर 1 फाइलम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, तो उसमें सबसे पहले 2 मेजर और मेन कैटेगरीज हैं। एक सबसे ज्यादा जो फाइला है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट फाइला ज्यादा है, पोरीफेरा से लेकर
जैसे आप यकीनन जैसे देखें पोरीफेरा से लेकर तकरीबन जो है ये हेमिकार्डेटा हाफ कार्डेट होते हैं, बट इकाइनोडर्मेटा जैसे ये सारे जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट है। मेजर 8 फाइला जो है ये सारे इनवर्टिब्रेट है। मेजर 8 कौन से, जैसे नंबर 1 पोरीफेरा, नंबर 2 नाइडेरिया, नंबर 3 प्लेटिहेलमिन्थस, नंबर 4 एस्केलमेंथस, नंबर 5 दैट इज द एनेलिडा। एनेलिडा के बाद जैसे मोलस्का, मोलस्का के बाद जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद देन जो है यकीनन जो इकाइनोडर्मेटा आता है। तो ये सारे फाइला जो है इनवर्टिब्रेट फाइला कहलाएंगे। 8 फाइला जो है, फर्स्ट 8 फाइला ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। 95% ऑफ द एनिमल्स, 95% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। 95% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। ये सारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमेंथस, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा, ये मेजर 8 फाइला हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो हम इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। बाकी रिमेनिंग जैसे नंबर 9 फाइलम है जो यकीनन जो कार्डेटा है, जिसकी 3 फंडामेंटल फीचर है। कार्डेटा और वर्टिब्रेटा में फर्क है। ये जो वर्टिब्रेटा लफ्ज इस वजह से आया बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से आया, बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम तो ये वर्टिब्रेटा हो जाएगा, वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। जिसमें नहीं है तो ये सारे इनवर्टिब्रेट। वर्ड एक आए, टेक्निकल टर्म है, उससे हवाले से। तो बहरहाल जो सबसे पहला जो फाइलम है, हम इस पे आते हैं, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा की जो फीचर्स अभी टर्म्स के हवाले से हमने जो डिस्कस की थी, उन टर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा? उन टर्म्स में हमने पढ़ा था कि इनमें सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, पैराज हुआ है, असिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, यानी कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसके जरिए हम इन एनिमल्स को डिवाइड कर सके, और ये मोस्टली सिसाइल होते हैं, मैरीन होते हैं। ये ऐसे फंडामेंटल टर्म्स हैं यकीनन जो मौजूद है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा, वर्ड मीनिंग भी है, पोरी रेफर्स टू पोर, पोरी या ये जो लफ्ज है ये पोर्स को शो करता है। पोर्स की मीनिंग होती है सुराख और ओपनिंग। फेरा लफ्ज की मीनिंग होती है टू बियर, फेरा लफ्ज की मीनिंग है टू बियर। तो यानी ये पोरीफेरा जो है पोर बियरिंग एनिमल्स है, इनकी बॉडी परफोरेटेड है, पोर बियरिंग एनिमल्स है ये। इनकी बॉडी जो है परफोरेटेड है, हैविंग पोर्स। परफोरेटेड लफ्ज की मीनिंग होती है जिसमें पोर्स मौजूद हो, हैविंग पोर्स, जिसमें पोर्स हो। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे, पोर बियरिंग एनिमल्स को कहेंगे पोरीफेरा। सारी बॉडी उसके अंदर परफोरेशन और सुराख हैं, पोर्स हैं, सो दे आर कॉल्ड पोरीफेरा। सुराख दो किस्म के हैं, एक छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, जिन्हें इनकरंट पोर्स कहते हैं, जिनके जरिए वाटर अंदर दाखिल होता है बॉडी के अंदर। और दूसरा एक बड़ा पोर भी हो सकता है या फ्यू भी हो सकते हैं, लार्जर पोर्स हैं जिन्हें ओस्क्यूलम कहते हैं। ओस्क्यूलम से बॉडी से पानी बाहर जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स जो है सिसाइल हैं, प्लांट लाइक हैं, सीडेंट्री हैं, एक जगह पे फिक्स हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर वाटर अंदर आता है, बाहर जाता है। इसके जरिए काफी सारे इसके जो फंक्शंस हैं, जिसमें फीडिंग है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन का अमल है, गैस एक्सचेंज का अमल है, रिप्रोडक्शन में भी जो हेल्प देंगे, वो सब इसकी वाटर के अंदर आने और बाहर जाने की वजह से ये इतने डाइवर्स फंक्शन जस्ट इस वाटर की एंट्री और बाहर जाने की मदद से होंगी। नेचर ने इनको ये बैलेंस दिया है कि जब ये मूव नहीं कर सकते हैं तो इनकी हाँ पोर्स मौजूद हैं जिनके जरिए जैसे वाटर अंदर आया बाहर गया, तो इस तरह से ये अपने जो है बॉडीली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये पोर्स की सिग्निफिकेंस है। तो पोर्स बेसिकली जैसे यू नो वेरी वेल के जैसे दो किस्म के पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स जैसे एक पोर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ओस्टिया, और दूसरे होते हैं ओस्क्यूलम। जैसे ओस्टिया जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनकरंट पोर्स कहते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया प्लूरल है, ओस्टियम सिंगुलर हम कहेंगे, इसे ये सिंगुलर है ओस्टियम, ओस्टियम इज सिंगुलर। ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम जो है सिंगुलर है, प्लूरल जो इसका होता है ओस्क्यूला, ऑस्क्यूला इज द प्लूरल। तो ओस्टिया जो है स्मॉलर पोर्स हैं, मेनी है, ये स्मॉलर हैं, छोटे छोटे हैं, और इनकी तादाद ज्यादा है, मैनी है, और इन्हें हम कहते हैं इनकरंट पोर्स कहते हैं। इनकरंट पोर्स का मतलब है इनके जरिए वाटर बॉडी के अंदर दाखिल होगा, वाटर जो है बॉडी के अंदर दाखिल होगा। इससे पोर्स को हम कहेंगे ओस्टिया, और जैसे ये ओस्टियम सिंगुलर, ओस्टिया प्लूरल। जो ओस्क्यूला है ये जो है इनकी साइज पोर्स की लार्ज है, लार्जर है, और ये वन और फ्यू होते हैं। ओस्क्यूलम की तादाद एक या चंद एक होती है। ये इनकरंट पोर है, ये इन्हें हम कहेंगे एक्स करंट पोर, बिकॉज इनके जरिए जो वाटर बॉडी से बाहर जाता है, तो इस वजह से जो हम इन्हें कहेंगे एक्स करंट पोर्स। जैसे ओवरऑल अगर स्पंज की बॉडी देखी जाए
तो उसमें ये स्पंज की बॉडी जो है सिसाइल इन नेचर होते हैं, सिसाइल इन नेचर होते हैं। एक तरह से पोर्स भी मौजूद हैं, इन करंट पोर्स हैं जिनके जरिए वाटर अंदर दाखिल होगा, और दूसरे पोर्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे एक्स करंट पोर, जो जिसका तादाद एक या एक से कभी कभार ज्यादा भी हो सकता है। तो ये है ओस्क्यूलम, ओस्क्यूलम के जरिए वाटर बाहर जाएगा, और ये छोटे छोटे पोर हैं, ओस्टियम सिंगुलर है, ओस्टिया प्लूरल, इनके जरिए वाटर अंदर आता है। ये जो कैविटी अंदर मौजूद है इसका नेम है स्पंजोसील। कैविटी का नेम होगा स्पंजोसील, यानी सील रेफर्स टू कैविटी, स्पंजिस की कैविटी। तो स्पंजोसील, ओस्टियम के जरिए वाटर दाखिल हुआ, स्पंजोसील देन ओस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर गया। इस मैकेनिज्म पैटर्न के तहत इनकी जो बॉडी की सिमेट्री या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ओस्टियम, स्पंजोसील और ओस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर गया। जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर अंदर आएगा या यहाँ से बाहर जाएगा, तो इस हवाले से इनकी न्यूट्रिशन का अमल, इसी वाटर के अंदर या बाहर जाने से गैस एक्सचेंज का अमल भी ऐसे ही परफॉर्म होगा, गैस एक्सचेंज का भी अमल होगा, या वेस्ट जो होंगे इसी तरह से इनसे रिमूव होंगे, और गैमीट्स की जो ट्रांसफर होगी या मूवमेंट होगी वो भी इस आउटगोइंग वाटर के जरिए ही होती है, या इनकमिंग वाटर जो आएगा तो उसमें गैमीट्स। तो इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट और डाइवर्स फंक्शन है ये सारे जो है, इनकी पोर्स की मदद से वाटर की एंट्री या बाहर से ये जाएगा वाटर, तो सिलसिला होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस एनिमल फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स को हम स्पंजिस कहते हैं। स्पंजिस की मीनिंग होती है जैसे स्पंज जनरल एक ड्रम है, जिसे आमतौर पे कहते हैं ऐसी कोई भी सुराखदार चीज जो होती है ना उसे हम कहते हैं जनरली स्पंज कहते हैं। जैसे डिश वॉशिंग है या इस तरह से जो पानी होता है उसके ऊपर जैसे स्पंज रखा जाता है, तो वाटर को जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो पोरस चीज होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरह से ये जो है पोरस जो एनिमल है, पोर्स है एनिमल्स के अंदर, वाटर अंदर आएगा और देन वाटर बाहर जाता है जाएगा, और इनके ये 4 इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शन भी परफॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है एनटीबी के हवाले से जो इसके लाइक जो फीचर्स हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में डिफाइन की गई है हम उनको देखेंगे। स्पंजेस आर सीसाइल, सीसाइल लफ्ज की मीनिंग है सीडेंट्री, जो एक जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह पे खड़े हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीसाइल कहते हैं। Sponges are sessile attached to the rocks of bottom of water. Larvae are motile, इनके जो लार्वा होते हैं ये मोटाइल होते हैं, और खुद जो एडल्ट होते हैं वो होते हैं सिसाइल। मोटाइल की मीनिंग होती है कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मोटाइल, जो कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सिसाइल कहते हैं। स्पंजेस आर एक्वेटिक, टोटली एक्वेटिक है, एक्वेटिक की मीनिंग है पानी में रहने वाले, वाटर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक, और उसमें भी मोस्टली जो मैरीन है और जो फ्यू है वो फ्रेश वाटर फॉर्म है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। जैसे ये टोकन टाइप के सवाल हैं, क्वेश्चन है, छोटे से छोटे भी हैं थोड़े बड़े भी हैं। बॉडी इज मल्टी सेल्यूलर, ये तो एनिमल की फीचर है, एनिमल ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, कोई भी यूनिसेल्यूलर एनिमल नहीं होता है। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज और ऑर्गन्स, क्योंकि ये सब किंगडम पैराजुआ से ताल्लुक है। पैराजुआ में आपको पता है कि ओनली सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं। तो इसी तरह से बॉडी लेग्स सिमेट्री, जैसे हमने पढ़ा लेग्स सिमेट्री नहीं है तो इसे यकीनन हम असिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सच एनिमल्स आर कॉल्ड असिमेट्रिकल एनिमल्स, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं हो। एंड स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड पिनाकोडर्म and inner layer is called conoderm made of flagellated cells called conocytes। illustration पे हम आते हैं, एसटीबी में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जैसे पिनाकोसाइट्स जो होते हैं एपिडर्मिस बनाते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और ये जो कोनोसाइट्स होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ये स्पंजोसील की लाइनिंग पे मौजूद होते हैं, फ्लैजिला लगा होता है तो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। इसी तरह से पोरोसाइट्स जो पोर फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरोसाइट्स कहते हैं। इसी तरह से जो एपिडर्मिस और जैसे ये जो इनर लाइनिंग है इनके दरमियान जैसे नॉन सेल्यूलर लेयर जो मीजनकाइम है, जिसके अंदर 2 चीजें मौजूद हैं, कौन से, एक अमीबोसाइट्स हैं और अनदर जो है इसके अंदर स्पीक्यूल्स होते हैं जो इसका एंडोस्केलेटन है, जो एसटीबी में मौजूद है। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड द मीजनकाइम, बॉडी इज परफोरेटेड बाय मेनी पोर्स, जैसे ओस्टिया होते हैं, सिंगल कैविटी है इनसाइड कॉल्ड स्पंजोसील, जैसे अभी हमने पढ़ा था। Water enters through the ostia, travel down the canal, goes through out through main opening called main, एक बड़ा ओपनिंग है जिसका नेम ओस्क्यूलम, उसके जरिए बाहर जाएगा। Sponges depend on their food coming along with the water current, जैसे अभी हमने डिस्कस किया,
जब ओस्टिया के जरिए जब वाटर अंदर आएगा, उसी के साथ फूड भी आता है, उसी के साथ इसकी जो है गैसेस की एक्सचेंज वगैरह सब उसी से होंगे, वेस्ट वगैरह। वेरियस शेप्स ऑफ स्पीक्यूल्स फॉर्म स्केलेटन, जिनका एक एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन स्पीक्यूल्स का होता है। और ये ऐसे स्पीक्यूल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, उनकी शेप्स होती हैं या उनकी जो डिफरेंट कंपोजिशन होती है, आइदर कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, आइदर सिलिका के होते हैं, और स्पंजन फाइबर जो प्रोटीन होते हैं उनका बना होता है। कोई इन थ्री में से जो है जैसे कोई भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका या स्पंजन फाइबर के स्पीक्यूल हो सकते हैं। स्पीक्यूल्स क्या है? एंडोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं वो एंडोस्केलेटन बना रहे हैं, इसी तरह से स्पंजिस का जो एंडोस्केलेटन है जिन्हें हम कहेंगे स्पीक्यूल्स, जिनकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है? केमिकल कंपोजिशन जिनकी मींस आइदर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका या स्पंजन फाइबर जो प्रोटीन है उनके हो सकते हैं। इसी तरह से दीज आर नीडल लाइक एंड मे बी कैलकेरियस सिलिशियस बाथ स्पंजेस स्पंजन फाइबर के। कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, सिलिशियस का मतलब है सिलिका और गिलासी मटेरियल के बने स्पंजन फाइबर के भी होते हैं, जिनकी वेरियस शेप्स हैं। तो जो स्पीक्यूल्स हैं उनकी जो वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स हैं। तो ये जनरल एक स्पंज की लाइक जैसे डायग्राम है, इलस्ट्रेशन है स्पंज की बॉडी कैविटी। जैसे आप देखें ये इस स्पंज जो सील कहेंगे, ये छोटे ओपनिंग्स हैं, इन छोटे ओपनिंग्स को हम ओस्टिया कहते हैं। ये बड़ा ओपनिंग जिससे वाटर बाहर जा रहा है ओस्क्यूलम है, ठीक है। ये जो है वाटर फ्लो, इसका जो डायरेक्शन है इनकमिंग, तो ये ओस्टिया के जरिए आएंगे। तो आउटर जो कवर है लेयर है फ्लैटेंड सेल है, पिनाकोड्रम जो पिनाकोसाइट्स बनाते हैं। और ये जो इनर लाइनिंग भी जो सेल्स हैं ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं। और ये पोरोसाइट्स हैं, ये पोर फॉर्मिंग सेल्स हैं। और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनकी लाइक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप देख रहे हैं कि ये फ्लैजिलेटेड सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है जिसमें फ्लैजिला लगा हुआ है, फ्लैजिला लगा हुआ है। इसी तरह से ये बिटवीन किसके दरमियान, जैसे कोनोसाइट्स हैं और ये पिनाकोसाइट्स के दरमियान जैसे मीजनकाइम है, और मीजनकाइम के अंदर दो चीजें हैं। कौन सी? मीजनकाइम के अंदर एक अमेबोसाइट्स भी मौजूद है, प्लस में स्पीक्यूल्स भी मौजूद हैं। स्पीक्यूल्स क्या है? स्पीक्यूल्स इनके एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है जिनकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, जो अभी हमने पढ़ा देखा कि लाइक इनकी कंपोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पंजन प्रोटीन की है, ठीक है। अगेन ये स्पंजिस की एनाटॉमी के हवाले से जैसे देखें ये जो है फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इसी तरह से ये देखें आउटर कवर वाले सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स कहते हैं। ये पोरोसाइट हैं जो पोर फार्मिंग सेल्स हैं। इन बिटवीन जो है मीजनकाइम है, और इस मीजनकाइम के अंदर एक अमेबोसाइट्स हैं। अमेबोसाइट्स के अलावा स्पीक्यूल्स भी मौजूद है, स्पीक्यूल्स और अमेबोसाइट्स, ठीक है। इसी तरह से कई इलस्ट्रेशंस भी हैं, बट हम आगे स्पीक्यूल्स को देखते हैं कि इनके वेरियस जो शेप्स हैं और कंपोजिशन भी डिफरेंट है। बहरहाल ये मुख्तलिफ इनकी जो है शेप्स हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा के अंदर नेक्स्ट हम जो चीजें जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन से पहले पहले फाइल फीचर्स भी हैं कुछ, रिप्रोडक्शन वगैरह किस तरह से होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ बडिंग और गैम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग की मीनिंग जैसे आपको पता है कि असिमेट्रिकल एक असिमेट्रिकल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। मेन बॉडी या पेरेंट जो होता है उसमें एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसे हम कहते हैं बड कहते हैं, वो पेरेंट से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और एक न्यू इंडिपेंडेंट एनिमल बन जाता है। इस तरह की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। और गैम्यूल फार्मिंग, गैम्यूल जो स्पोर की तरह होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर स्पोर्स होते हैं इसी तरह से गैम्यूल होता है। न्यूट्रिएंट लेडन और फूड लेडन एक स्ट्रक्चर होती है, बाहर एक टफ कवरिंग होती है, तो उसके जरिए जैसे ये जो गैम्यूल फार्मेशन उसे हम कहते हैं गैम्यूल फार्मेशन। बस हमें चीजें दो लफ्ज याद करने हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है, गैम्यूल फार्मेशन प्लस में रीजनरेशन। रीजनरेशन की बहुत ही बड़ी इसमें पोटेंशियल ग्रेट एबिलिटी मौजूद है रीजनरेशन की। Birds develop into the new sponge. Sexual reproduction takes place by means of egg and sperm. Sexes may be separate or hermaphrodite. Hermaphrodite की मीनिंग होती है जिसमें sexes united हो, जिसमें both male and female parts एक ही एनिमल के अंदर मौजूद हो, जिससे हम बाइसेक्सुअल भी कहेंगे, जिससे हम मोनोइशियस भी कहेंगे, मोनोइशियस।
तो ये जो सारी चीजें यानी जिस हर्माफ्रोडाइट के लिए, हर्माफ्रोडाइट यानी जिसमें सेक्सेस यूनाइटेड हो, एक ही एनिमल के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो एक ही एनिमल के अंदर, जिससे अर्थवर्म आपने सुना होगा हर्माफ्रोडाइट है। बायसेक्सुअल, बाय की मीनिंग है टू, सेक्सुअल रेफर्स टू सेक्स ऑर्गन्स, तो दोनों मेल गोनेड फीमेल गोनेड्स एक ही एनिमल में पाए जाए। मोनोइशियस, मोनो मीन्स वन, इकोस मीन्स हाउस, मोनो मीन्स वन, इकोस मीन्स हाउस, यानी एक ही जैसे जैसे एनिमल है उसके अंदर जैसे मेल फीमेल पार्ट्स मौजूद हैं। सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, तो उसके लिए जैसे कौन सी टर्म यूज होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, तो यानी उसमें जो यूनिसेक्सुअल लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिसेक्सुअल आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, आइदर मेल एनिमल होगा या फीमेल होगा, आइदर मेल और फीमेल होगा। जिसे हम जैसे एक और भी टर्म देते हैं डायोशियस, मोनोइशियस से डायोशियस, इसके लिए डायोशियस, और हेटेरोफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट की जगह पे हेटेरोफ्रोडाइट। यकीनन ऐसे छोटे टर्म्स आपने लोअर क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़े होंगे, किसमें, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे हर्माफ्रोडाइट और हेटेरोफ्रोडाइट। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग, सीलिएटेड लार्वल स्टेज। एसटीबी में इस लार्वा का नेम भी मौजूद है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा का नेम है। जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो यकीनन जैसे हर एक फाइलम का एक लार्वा भी होगा, उसको भी हम याद करते जाएंगे। जैसे लार्वल स्टेज ऑफ फाइलम पोरीफेरा जो लार्वा है वो है एम्फीब्लास्टुला, आगे नेक्स्ट नाइडेरिया का लार्वा होगा, प्लेन्यूला लार्वा होगा, ऐसे पढ़ते जाएंगे। आगे नेक्स्ट ट्रोकोफोर होगा, बिपेनेरिया लार्वा होगा, आगे आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस फाइलम पोरीफेरा के लार्वा को हम कहेंगे एम्फीब्लास्टुला। Sponges have a remarkable ability of regeneration. For smaller fragment of a sponge have evolved from protist called conoflagellates, and example Spongilla cycon वगैरह। जिन्हें हम कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं, जो अलग से अगर आप कोनोसाइट्स डायग्राम आपने देखी कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और ये सेल का नेम होता है कोनोसाइट्स। कोनोसाइट सेल है तो जो भी फूड पार्टिकल होंगे फ्लैजिला की मदद से, देन म्यूकस की मदद से इसको ट्रैप करके, और इसी के अंदर जो इसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पंजेस के अंदर डाइजेशन का अमल जो इंट्रासेलुलर और कोनोसाइट्स के अंदर होगा। ऑल द सेल्स ऑफ एंडोडर्मल एंड गैस्ट्रल लेयर्स आर इन कांटेक्ट विद द वाटर। तो ये सारे जैसे आपको पता है स्पंजोसील के अंदर वाटर आता रहता है, तो यकीनन ये सारे कांटेक्ट में वाटर के अंदर, इनकमिंग वाटर के अंदर जो भी मीन्स इसका फूड मटेरियल होगा वो फूड मटेरियल जो है ट्रैप हो जाएगा फ्लैजिला, और देन म्यूकस की मदद से देन डाइजेस्ट कर लेते हैं। रेस्पिरेशन, दो नो स्पेशल ऑर्गेनिल्स फॉर रेस्पिरेशन। देन कैसे होगा, जो इनकमिंग वाटर होता है उसके अंदर जाहिर है ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन होगी, और जो आउट इसे हम कहते हैं डेड एंड, कहते हैं डेड एंड। जैसे स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं, बट बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर या सिटीज के अंदर आपने देखा होगा, जैसे अगर ये मेन रोड है उससे ये स्ट्रीट आ रही है, ये स्ट्रीट आ रही है, यहाँ पे सारे घर हैं, ये सारे घर हैं, तो इस एंड को हम कहेंगे डेड एंड। डेड एंड की मीनिंग है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, ये स्टॉप हो गया, खत्म, तो इसे हम कहेंगे डेड एंड। यानी इस फाइलम से आगे नेक्स्ट एवोल्यूशनरी कोर्स के अकॉर्डिंगली कोई न्यू फाइलम वगैरह नहीं बना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस क्या है, यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, स्पंजेस हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, यकीनन पढ़ा होगा, जो पोरस चीजें होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इनकी स्केलेटन पोरस वगैरह होते हैं, तो ये वाटर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। दे आर यूज इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड। जाहिर है जब सर्जरी हो रही होती है फ्लूइड और ब्लड वगैरह, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे इनके स्केलेटन यूज होते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है। स्पंजेस आर यूज फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रीडिंग। अगर, थैंक यू।